जी सर। परफेक्ट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग शुरू करते हैं, राइट। और ये पहली बार हो रहा है, ये बहुत बड़ा एक कोइंसिडेंस भी आप मान सकते हैं कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन जो है उनका हम लोग इंटरव्यू लेने वाले हैं। और बहुत सारे लोग मुझे भी जानते हैं, मेरा भी एक बिजनेस का प्रोफाइल है। लास्ट 18 साल से मैं अपना ट्रेडिशनल बिजनेस जो है रन कर रहा हूँ, राइट। सो मैं सबसे पहले अजय सर को वेलकम करना चाहूंगा, और अजय सर को एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि अजय सर प्लीज आप अपना एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देते हैं। अगर मुझसे कुछ मिस हो गया होगा तो मैं चाहूंगा कि आप उसे कवर करें। ओवर टू यू अजय सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू रितेश। आई होप आई एम ऑडिबल। यस सर, थोड़ा सा वॉल्यूम आपका अभी बताइए। हाँ, सुनाई दे रहा है अभी? यस, सुनाई दे रहा है। एक बार पार्टिसिपेंट्स अभी मुझे चेक करके बताएंगे अजय सर की वॉइस अभी सब लोगों को क्लियर है? ओके। सो यस सर। once again thank you very much for inviting me and introducing me, and I hope मैं अपने पिछले 3 साढ़े 3 साल के एक्सपीरियंस से आप सभी लोगों की लाइफ में थोड़ा बहुत भी अगर वैल्यू एडिशन कर पाऊँ तो आई थिंक मेरे लिए इट विल बी अ सक्सेसफुल सेशन टुडे। सो मेरी बारे में अगर मैं बताऊं तो हमारा गुड़गांव में सेकंड जनरेशन, मतलब इट्स माय सेकंड जनरेशन बिजनेस। 1982 में मेरे फादर ने स्टार्ट किया था, एंड वी हैव अ शोरूम इन गुड़गांव बाय द नेम ऑफ कपूर इलेक्ट्रिकल्स। और फिलिप्स का हम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं काफी सालों से। और फॉर्चुनेटली राहुल सर को आप जानते ही हैं, राहुल कोकड़वर सर जो हैं हमारे सीईओ, उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया था 2019 में फॉर ऑफिस रिक्वायरमेंट। जो आप ऑफिस में जो भी इलेक्ट्रिकल स्टफ या लाइटिंग जो भी देखते हो, दैट हैज बीन सप्लाइड बाय अस। सो वहां से मैं एटमी, मुझे इंट्रोडक्शन, मतलब मेरी लाइफ में एटमी का हुआ था। और मुझे राहुल जी ने ही एक्चुअली एटमी के बारे में, उनके थ्रू मुझे पता लगा था व्हाट इज एटमी, एंड आई वाज रिलक्टेंट, क्योंकि एज यू सेड मेरा ना तो इस लाइन में कोई एक्सपीरियंस था, ना मैं कभी नेटवर्कर था। सो मेरे को जब पता लगा तो आई लिटरली इग्नोर्ड इट। मुझे लगा ठीक है यार, दिस इट इज जस्ट अनदर बिजनेस लाइक एमवे और समथिंग लाइक दैट। तो मैंने कुछ इतना इसको सीरियसली लिया नहीं। और 3 साल तक मैं इसमें कोई, मतलब आई वॉज नॉट इन टच। एक बार वहाँ पे काम प्रोजेक्ट हमारा पूरा होता है तो ऑब्वियसली भूल भाल जाते हैं। तो समहाउ मेरी लाइफ में एटमी दोबारा 2021 एंड में एंटर हुआ, जब उन दिनों कोरोना का फेज चल रहा था। एंड कोरोना से आपको पता है पूरी दुनिया डिसरप्ट हुई थी। एंड वहाँ पे लाइफ में मेरे एटमी एंटर हुआ, थोड़ा सा मैंने उसको ओपन माइंड के साथ समझा और शुरू किया। सो दिस इज वेयर आई गॉट इन टू एटमी। और मेरा ट्रेडिशनल बिजनेस है जो कि चल रहा है पैरेलली साथ में, उसको भी हम इक्वली उतने ही शिद्दत से अभी करते हैं। और सो वो तो हमारा पुराना ट्रेडिशनल बिजनेस है ही। सो ये बिजनेस मुझे अच्छा लगा, जहाँ मैं लोगों से मिलता हूँ, आप सब लोगों से इंटरेक्ट करते हैं। एंड थैंकफुली इस बिजनेस की वजह से, आप जैसे अभी बता रहे थे, एटमी फैमिली में इनफैक्ट थ्रू आउट इंडिया, पैन इंडिया, इनफैक्ट अब इंडिया से भी बाहर मुझे लोग जानते हैं जो शायद ट्रेडिशनल बिजनेस की वजह से ना जान पाते। राइट। सो दिस इज अबाउट मी। परफेक्ट सर, थैंक यू सो मच। एंड जैसा कि मैंने बताया कि हम लोग एक जो है अपना एक माइंडसेट बना लेते हैं। बहुत सारे लोग अपना एक ओपिनियन रखते हैं कि यार जब हम लोग बात करते हैं कि इस प्रकार का कोई भी पार्ट टाइम एंड पैसिव इनकम सोर्स हम लोग जनरेट करते हैं, तो हम लोग एक माइंडसेट बनाते हैं कि किसी का ऐसा बैकग्राउंड होना चाहिए जिसके पास में शायद एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, इसलिए उसने ये काम किया, राइट। सो अजय सर की प्रोफाइल से आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि उनका बिल्कुल इस ओपिनियन से कोई कनेक्शन नहीं है, राइट। तो थैंक यू सो मच, इतने डिटेल में एलेबरेट किया। हम लोग डायरेक्टली जो है ना क्वेश्चंस आंसर पे आएंगे, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा चीजें कवर करनी है, राइट। सो एक चीज जो है, मैं जैसे आपने लगभग लगभग आपने एटमी की जर्नी भी जो है यहाँ पे आपने अपनी बता ही दी है कि किस तरीके से आपका इंट्रोडक्शन जो है वो एटमी से हुआ, राइट। सो एटमी के पहले अजय सर कोई डायरेक्ट सेलिंग का एक्सपीरियंस कभी रहा है क्या, कि डायरेक्ट सेलिंग की है, या कैसे कुछ भी? जीरो एक्सपीरियंस, जीरो नॉलेज। और कभी मैंने कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में कुछ भी नहीं किया था इससे पहले। इनफैक्ट एटमी जब मैंने ज्वाइन किया तो मुझे लगता है पहला 1 साल तो मेरा लर्निंग में ही निकल गया, आई थिंक। सो
मैं एक्चुअली बोलूँ तो मुझे लगता है कि अगर मेरा एक्सपीरियंस होता तो शायद और भी ज़्यादा मैं सक्सेसफुल होता। जो मेरा आई थिंक एक साल जो मेरा लर्निंग में फेज में ही निकल गया, सीखने में समझने में बहुत गलतियां की मैंने। जो मुझे अब लगता है कि जो मैंने गलतियां की, आई थिंक मेरी टीम ना करे तो बेटर है, एंड आई मेक श्योर कि वो ना हो। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, हर कोई यही चाहता है कि वो उसका जो एक जर्नी रही है उसका बेनिफिट जो है वो टीम ज्यादा से ज्यादा ले पाए, राइट। यस। एक चीज समझाइएगा मुझे कि जैसे इसके पहले आप जो बिजनेस करते आए हैं एटमी के पहले, और इसमें आपको मेजर डिफरेंसेस क्या समझ में आए हैं? और अगर पॉसिबल होता है तो हम लोग इस चीज से शुरुआत कर सकते हैं कि लास्ट मंथ का जो आपका इनकम का स्क्रीनशॉट है वो आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं क्या स्क्रीन सर? लास्ट मंथ का तो पता नहीं, बट मैंने अभी वाला ले लिया था अभी जस्ट जब हमारी बात हो रही थी, तो लेट मी सी इफ यू कैन शेयर इट। मेरे एज यू नो मेरे इसमें आपने इसमें ग्रुप में भी डाला था दैट आई हैव टू आईडीज इन एटमी। एक्चुअली आई हैव थ्री आईडीज हेयर। राइट। सो एक आईडी जो है मेरी है, दूसरी मेरे सिस्टर के नाम से है, और थर्ड मेरी मदर के नाम से है। सो मदर वाली आईडी तो मुझे याद भी नहीं रहती एक्चुअली। एक सेकेंड। मदर वाली आईडी का तो मुझे एडीएन नंबर भी नहीं पता रहता, वो मेरी मदर के उसमें ही है, ओके। फोन में। और एक सेकेंड, आई थिंक, हाँ ये रहा। ये आपको दिख रहा है अभी स्क्रीन पर? स्क्रीन शेयर होते हुए दिख रहा है लेकिन स्क्रीन पे कुछ दिख नहीं रहा है। ओके, अभी दिखा? नहीं, हाँ अभी दिखा, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, परफेक्ट, अभी दिख सो गया। ये आज आज मैंने स्क्रीनशॉट अभी लिया था थोड़ी देर पहले। ठीक। सो ये मेरे अकाउंट का है, और सिमिलरली मैं अपनी सिस्टर के अकाउंट का भी दिखाता हूँ, और मदर के अकाउंट का तो मैंने लिया नहीं बिकॉज मेरी मदर के फोन में है, और मैं उस अकाउंट को कभी खोल के भी नहीं देखता ऑनेस्टली स्पीकिंग, बिकॉज मेरे लिए ना मेरी इनकम और मैटर नहीं करती एक्चुअली। मुझे ऐसा लगता है मैं कभी भी खोल के नहीं देखता, ना सिस्टर की आईडी को ना मदर की आईडी को। मेरे लिए मैटर करती है मेरे टीम मेंबर्स की इनकम। करेक्ट। सो आई थिंक यहाँ थोड़ा सा मैं शेयर कर नहीं पा रहा, बट मेरी सिस्टर का देखता हूँ मैं शेयर कर पाता हूँ तो, बिकॉज थोड़ा नहीं, चेंज कोई लग इशू रहा है नहीं, मुझे ये इस। मेजर वाला पार्ट तो आपने शेयर कर ही दिया है लगभग लगभग, राइट। तो सभी लोग हम लोग देख सकते हैं कि 1,97,000 का ये 1 मंथ का इनकम है, और अप्रोक्सीमेट दूसरी आईडी से कितना गया है सर उसका, अगर आप ऐसा रफ एस्टिमेट बताएं तो? दूसरी आईडी का मेरा 36,000 है, और 12,000 मेरी मदर की आईडी पर है इस मंथ का। तो ओके, तो थ्री 36 आईडीज, प्लस। राइट। यस। ओके। सो राउंड ऑफ अगर आप टोटल करेंगे तो लगभग 2.5 लाख रुपए के आसपास। हाँ मतलब प्लस माइनस चलता रहता है, ढाई भी हो जाता है, पौने तीन करेक्ट भी हो जाता है, कभी दो भी हो जाता है। सो करेक्ट। मैं अगेन मैं वही बता रहा हूँ, जैसे मुझे अपनी मदर का एडीएन नंबर आज तक नहीं पता। हम्म। मम्मी के फोन में ही है, और मम्मी इनफैक्ट मम्मी देखती रहती हैं कितने पीवी आ गए लेफ्ट राइट मेरे को तो पता ही नहीं होता। और मेरी मदर के एक साइड कई बार 30 लाख पीवी होते हैं, दूसरे साइड 2 लाख होते हैं, बिकॉज मेरा कंसर्न ही नहीं है अपने घर की दूसरी आईडी पे काम करना। अगर मैं अपनी आईडीज पर ही काम करने लग जाऊंगा तो आई डोंट थिंक मैं टीम को हेल्प कर पाऊंगा, करेक्ट। विच इज आई थिंक नॉट द राइट वे। मैं सिर्फ एक अपनी आईडी देखता हूँ, और जो मेरे नीचे एक्टिव मेरा पार्टनर है उसकी देखता हूँ। घर की आईडी तो बाय डिफॉल्ट चली जाएंगी कभी। राइट राइट राइट। सो अजय सर, आपने जो है एटमी की जर्नी एग्जैक्ट किस ईयर में शुरू की थी? जनरली मैं ये लोगों को समझाना चाहता हूँ कि एक कितना समय लगता है इस पर्टिकुलर इनकम तक पहुंचने के लिए। एक अगर हम लोग बोले कि एक ड्रीम इनकम जो लोगों का रहता है पैसे फॉर्मेट, वो रहता है 1 लाख रुपीज इन अ मंथ, जो है वो आ जाना चाहिए, राइट। सो आपने कब से एटमी का जर्नी स्टार्ट किया और कब से फुल फ्लेजेड जो है वो स्टार्ट किया काम करना? मेरा मई में मैंने कुछ शुरू की, इनफैक्ट जून से ही काम शुरू किया था, बिकॉज मई 2021 इफ यू रिमेम्बर उस टाइम लॉकडाउन चल रहा था, और हम उस टाइम घर पर ही थे। और लॉकडाउन जून में खत्म हुआ था, और जून में भी मतलब आई वाज नॉट ऑन फील्ड बिकॉज उस टाइम पीपल वर नॉट हैप्पी टू मीट। तो उस टाइम कोरोना का वेव था, तो फोन पे ही अपने फ्रेंड से मैंने बहुत सारे फ्रेंड से अपने मैंने आधार कार्ड पैन कार्ड मंगाए। एक मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, ब्रॉडकास्ट बनाया, और सबको मैंने बता दिया व्हाट इज एट मी। उसके बाद एक भी मीटिंग नहीं हुई मेरी, वो सारे नेगेटिव हो गए।
तो टेक्निकली 4 साल हो गए आज मुझे, बिकॉज जून में 4 साल हो जाएंगे, और 4 साल में से आई वुड से कि पहले 6 महीने मेरा, 6-8 महीने इट वॉज टोटली वेस्ट ऑफ टाइम। ओके। और क्या मंथ और क्या? वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ टाइम नहीं कह सकते, इट वाज आल्सो लर्निंग फॉर मी कि क्या गलतियां मैंने की। तो वो अब मैं कोशिश करता हूँ और लोग ना करें। करेक्ट करेक्ट। आपने ईयर और मंथ क्या बताया स्पेसिफिक? जून 2021, नेक्स्ट मंथ 4 साल हो जाएंगे जब मैंने वर्किंग शुरू की। जून 2021, राइट? यस। परफेक्ट। राइट। तो सो इससे काफी लोगों को आइडिया लग जाएगा। बहुत सारे लोग जो हैं वो जो नए लोग आए हुए हैं, या इनफैक्ट जो एजेंट, स्पेशल एजेंट हैं, एंड दे आर वर्किंग हार्ड कि बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं फील्ड पे, राइट? सो एक डिसेंट टाइम जो आपको एक फाइनेंशियल फ्रीडम का जो एक मार्क अचीव करने का रहता है, वो यही रहता है, 3 to 4 years के आसपास जो है रहता है, अगर आप डेडिकेटेडली मेहनत करते हैं, राइट? परफेक्ट। अच्छा, एक चीज जो मैं पैटर्न देखते आ रहा हूँ, मे भी हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मैं समझना चाहता हूँ कि क्या ऐसा है कि एटमी में जो है जो कम एक्सपीरियंस लोग रहते हैं, या फ्रेशर्स जो होते हैं, राइट, वो ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं? क्या ऐसा है? क्योंकि मैक्सिमम अगर हम लोग कोरियंस का भी पैटर्न देखें तो वहां पे भी लगभग लगभग इसी प्रकार का डेटा आया है। अगर ऐसा है तो क्यों है, और अगर नहीं है तो आप मेरे को करेक्ट करें। फ्रेशर्स सक्सेसफुल रहते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है इट्स गेम ऑफ माइंडसेट। वो फ्रेशर हो या पुराना बंदा हो, उसका माइंडसेट क्लियर है, और उसको अगर लगता है कि दिस इज समथिंग विच इज बिग और विच कैन बी कंपाउंडेड इनटू अ बिग इनकम, तो वो फ्रेशर हो या पुराना बंदा हो। आपने देखा है हमारे एटमी में बहुत पुराने लोग भी हैं जो सालों से नेटवर्कर्स भी हैं, और मेरे जैसे फ्रेशर्स भी हैं। तो वो भी सक्सेसफुल हैं, और हम भी थैंकफुली एंड फॉर्चुनेटली सक्सेस की तरफ जा रहे हैं धीरे धीरे। तो फ्रेशर का आई डोंट थिंक कोई इसमें मेजर रोल है, माइंडसेट का गेम है व्हाट आई फील। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। अच्छा, एटमी में अभी जो सिनेरियो चल रहा है, सो व्हाट डू यू थिंक कि नेक्स्ट 7 years में अगर मैं बात करूं, क्योंकि 2-3 साल तो निकल गया है, कंपनी को भी एक 3 साल 4 साल का टाइम हो चुका है, फिफ्थ ईयर इनफैक्ट हमारा आने वाला है, राइट? सो नेक्स्ट 7 years में आप अपने आप को कहाँ देखते हो, और एटमी को इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में किस पोजीशन पे आप देखना चाहते हो? किस पोजीशन पे होगी, जो जिस स्पीड से अभी चल रहा है? मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, अगर हम जैसे कोरिया की बात करते हैं सपोज, तो कोरिया में एटमी इज नंबर 1, और वहाँ का करेक्ट बहुत बड़ा ब्रांड है। करेक्ट। सो कोरियंस, अगर इतना बड़ा एटमी, वहाँ पे इतने सारे इंपीरियल मास्टर, इतने सारे रैंक होल्डर्स हैं, तो मुझे लगता है इंडिया उससे कई गुना ज्यादा करेगा। सिंपली बिकॉज इंडिया इज अ बिग मार्केट। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडिया में 150 करोड़ लोग हैं, वहाँ 5 करोड़ लोग हैं। ये तो है ही है, इंडिया इज अ बिग कंज्यूमर मार्केट। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंडिया इज अ इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री, इट इज एन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री। ओके। पूरे करेक्ट वर्ल्ड को हम केटर करते हैं, कोरियंस नहीं कर पाते उतना एफिशिएंटली जितना हम करते हैं। करेक्ट। थर्डली, इंडियंस जितने बाहर रहते हैं पूरे वर्ल्ड में, हम्म। कैनेडियंस आपको दूसरी कंट्रीज में नहीं मिलेंगे, ऑस्ट्रेलियंस आपको दूसरी कंट्री में नहीं मिलेंगे, कोरियंस आपको दूसरी कंट्री में नहीं मिलेंगे, अमेरिकन आपको दूसरी कंट्री में नहीं मिलेंगे। मैंने तो वर्ल्ड के किसी भी कोने में कोई कोना नहीं देखा जहाँ इंडियंस नहीं है। सो कनेक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से हम्म। इंडिया इज अ हब, एंड लैंग्वेज बैरियर नहीं है। सो जो ग्रोथ इंडिया दे सकता है और देगा, वो कोरिया भी नहीं दे सकता। वेरी नाइस वेरी नाइस। बहुत बहुत नया पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आया, क्योंकि ये एंगल तो पर्सनली मैंने भी सोचा था। हर कोई व्यक्ति अगर सोचता भी है कि इंडिया में पोटेंशियल है, तो वो सिर्फ पॉपुलेशन बेस पे ही अपना दिमाग लगाता है कि हम लोग आप डेवलप। देखो, इंग्लिश स्पीकिंग है हम, इसीलिए हमारे यहाँ आईटी बूम करता है, और आईटी का जो हमारा एक्सपोर्ट है वो मिडिल ईस्ट के ऑयल से भी ज्यादा है, जस्ट बिकॉज वी स्पीक इंग्लिश। वेरी नाइस वेरी नाइस। ये तो मैंने ऑब्जर्व किया हुआ है कि हम लोग भी जब हमारी अपलाइन से कोऑर्डिनेट करते हैं तो बहुत ज्यादा जो है कम्युनिकेशन गैप जाता है, क्योंकि वो उस लैंग्वेज को ही ज्यादा प्रेफर करते हैं, राइट? लेकिन हम और लोग। उनके रिश्तेदार भी नहीं रहते ना कोरिया हाँ। से बाहर, हमारा तो आपको बांग्लादेश में भी मिलेगा, भूटान में भी मिलेगा, और ब्राजील में भी मिलेगा। 100% करेक्ट, 100% करेक्ट। ब्रिलियंट ब्रिलियंट। ओके। अच्छा, एक क्वेश्चन है मेरा स्पेशली, राइट, कि बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन रहता है कि जब क्या होता है, कोई भी इस प्रकार की जर्नी स्टार्ट करता है डायरेक्ट सेलिंग में, इनफैक्ट आपने भी शुरू किया होगा, तो एक कॉमन सिनेरियो बना होगा कि यार
आप जो है ना, आप ये सोचते होगे कि पैसिव इनकम आता भी है क्या, या सिर्फ ये हाइप, या राइट, कि जो है कुछ टॉप लीडर्स हैं वो आके सिर्फ ये बातें करके लोगों को मोटिवेट करने के लिए बोल देते हैं कि यार भाई, मेहनत नहीं है एक टाइम के बाद में, एंड आप ज्यादा पैसा जो है वो जनरेट करेंगे। तो दो चीजें हैं, क्या पैसिव इनकम रियल में आप अभी इंजॉय कर रहे हो? अगर कर रहे हो तो परसेंटेज वाइज अगर आप कैलकुलेट करोगे आपके एग्जिस्टिंग ट्रेडिशनल बिजनेस में और इसमें, परसेंटेज वाइज वो कितना पैसिव इनकम है, 70%, 50%, 80%? एंड सेकंड थिंग, कि क्या आपको पैसा कंपाउंड होता हुआ दिखाई दे रहा है इतने टाइम के एफर्ट्स के बाद में? आई थिंक मेरा जब मैंने बिजनेस शुरू किया और पैसिव इनकम मैं सुनता था टर्म, तो मैं भी बड़ा अमेज्ड फील करता था यार, पैसिव इनकम बगैर काम किए पैसे आएंगे। बट मुझे ऐसा लगता है जिस काम को आप पसंद करते हो या जिसको आप मतलब द वर्क यू लव, तो उसको आप छोड़ना क्यों चाहते हो फर्स्ट ऑफ ऑल। करेक्ट। तो पैसिव इनकम मतलब कि आप कुछ नहीं कर रहे तो भी पैसा आएगा, तो मुझे ऐसा लगता है शायद कुछ लेवल्स पर आता है वो। कुछ लोगों को देखा है मैंने जो कुछ भी नहीं करते तो भी पैसा आता है। बट आप अगर लोगों से मिलना आपको पसंद है या लोगों की हेल्प करना पसंद है, लोगों से इंटरेक्ट करना पसंद है, तो पैसिव इनकम किस लिए चाहिए आपको? आप उसको बढ़ाते रहो ना सारी जिंदगी। सेकेंडली, आप पैसिव इनकम, खैर मैं भूल गया मैं कुछ और कहना चाह रहा था। सो पैसिव इनकम जो है मेरे लिए जो है बेसिकली, आप काम करते रहो, काम को एंजॉय करो। पैसिव इनकम किस लिए चाहिए आपको? करेक्ट। पैसिव इनकम तो हो गई आप बिल्कुल भी काम ना करो, हमें तो काम पसंद है ही, हम तो इसको बढ़ाने में लगे हुए हैं। करेक्ट। एंड व्हाट अबाउट कंपाउंडिंग, कि कंपाउंड होता है पैसा टाइम के बाद? देखो, आप कोई भी जॉब करते हो या कोई आप ट्रेडिशनल बिजनेस करते हो, तो वहाँ परसेंटेज में लीनियर ग्रोथ आती है। मैं हमेशा कहता हूँ आपका इंक्रीमेंट हो सकता है 10% एनुअली बढ़ेगा, 10% 15% हो सकता है। किसी कोई जॉब चेंज करे तो उसको और भी बढ़ा हुआ मिल सकता है। तो कंपाउंडेड ग्रोथ के लिए तो यही एक बिजनेस है। आप, मेरा पहले साल का पूरे साल का पे आउट था 2,53,000। हाँ, ये दूसरे साल, कब का था, कब का था? फर्स्ट ईयर का पूरा ठीक है। 2 लाख मेरे इनकम टैक्स रिटर्न में वो शो करता है, बिकॉज हम जैसे सीए के पास रिटर्न फाइल करते हैं। तो पहले साल का 2,53,000 था, दूसरे साल का 5,10,000 था, डबल हो गया। तीसरे साल का 10,65,000 था, इस साल 31 मार्च 20 लाख के आसपास क्लोज होगा। तो इसी को कंपाउंडिंग बोलते हैं, डबल हो रहा है हर साल, और क्या चाहिए। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत बहुत बढ़िया लगा ये सुन के। परफेक्ट। सो सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि पैसिव इनकम भी एक हाँ, फॉर्म। सो पैसिव इनकम के बारे में मैं एक और चीज कह रहा था कि जैसे ट्रेडिशनल बिजनेस में ना, पैसिव इनकम का एक तो है कि आपको जो काम पसंद है आप वो कर रहे हो। ट्रेडिशनल में आप हमेशा एंगेज्ड रहते हो, हमें शॉप पर जाना ही होता है, हमारे शोरूम डेली खोलना ही होता है। पैसिव की बजाय आई वुड से कि ये इनकम जो है आपकी मर्जी की इनकम है। आप अभी देखो, हम रात को 9:15 9:30 बजे मीटिंग कर रहे हैं, या संडे को हमारा दिल है तो मीटिंग करनी है, 4 दिन कुछ भी नहीं करना, हम अपना फोन स्विच ऑफ करके अपना गोवा में घूम रहे हैं। हम्म। सो वो मजा अलग है ना। मैं अभी पीछे गोवा घूमने गया था कुछ टाइम पहले, फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ मैं अपना फोन घर रख के गया था 4 दिन के लिए। मैंने कहा मुझे फोन चाहिए ही नहीं। मेरी वाइफ का फोन था, मेरे स्टाफ के पास नंबर था, मैंने कहा कोई भी काम अर्जेंट हो तो इस नंबर पे फोन करते ना, अदरवाइज मैं फोन ही अपना घर पे रख के गया था। तो ये पैसिव इनकम है। इसका मजा है कि आप अपनी मर्जी के मालिक हो। वेरी नाइस। और जब मैं ट्रेडिशनल बिजनेस में भी, मुझे जब मैं कई बार शॉप पर सुबह जाता था ना गाड़ी से, तो मैं हमेशा, मेरे को एक माइंड में एक वो रहता था ड्रीम मेरा, कि यार मेरा सारा कुछ टेकन केयर ऑफ होना चाहिए। अकाउंट्स, पेमेंट कलेक्शन, पेमेंट्स, बैंकिंग, सब कुछ टेकन केयर ऑफ होना चाहिए। मेरा काम होना चाहिए सिर्फ धंधा करना है कैसे है बस। तो वो आई थिंक जो मेरा वो ड्रीम था ना, वो एटमी से पूरा हो गया। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। ये शायद मैंने कभी fact रियलाइज मेरे नहीं साथ किया में था। भी हुआ है कि मेरा जो एक ट्रेडिशनल बिजनेस है उसमें अगर हम जब स्केलिंग की बात करते हैं तो हम स्केल नहीं कर पाए उसमें, जो हम्म। चाहते थे डिजायर रिजल्ट, राइट, एक सालों इन्वेस्ट करने के बावजूद भी तब भी वो रिजल्ट निकल के नहीं आया। हम्म। राइट। अच्छा, एक चीज आप मुझे बताइएगा आपके नजरिए से, कि बहुत सारे लोग हैं जो लगातार कंसिस्टेंटली मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, एंड मे बी हो सकता है दे आर फॉलोइंग दिस सिस्टम ऑल्सो, राइट? सो आपको क्या लगता है कि तीन ऐसे क्या बेसिक
कंपलसरी स्किल सेट्स होने ही होने चाहिए जिससे कोई भी व्यक्ति जो है वो ग्रो कर सके, या क्या कमी जा रही है उन लोगों में जो ग्रो नहीं कर पा रहे? कॉमन। आई थिंक मुझे बहुत बड़ी प्रॉब्लम लोगों में ना कमिटमेंट की लगती है। हाँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, नहीं नहीं। दे नॉट कमिटेड, लाइक वो कुछ भी दूसरा काम करते हैं। वो सुबह अगर बॉस ने बोला है 9 बजे ऑफिस आना है तो वो 9 बजे पहुंच जाते हैं। और जो भी उनका डेली शेड्यूल है काम करने का, जितना डेडिकेशन से वो वहाँ काम करते हैं उसका 1% भी एटमी में नहीं करते। मैंने देखा है पर्सनली। मैं एक एग्जांपल दे सकता हूँ, पता नहीं हो जोम पर ना हो तो। हमारे एटमी के ऑफिस के बिल्कुल नियरेस्ट एक हैं हमारे मेंबर, वो 4:30 बजे उनकी छुट्टी हो जाती है, फिर भी वो ऑफिस नहीं जाते कभी। तो उनसे क्लोज कोई नहीं है ऑफिस के। सो फिर उसके बाद तो कमिटमेंट ही नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो। तो एक रीजन तो मुझे लगता है। दूसरा मुझे लगता है लोग लर्निंग पे ध्यान नहीं देते बिल्कुल भी। मैं इतना, मतलब मेरे घर में यूट्यूब चलता है, सिर्फ सिर्फ यूट्यूब चलता है टीवी पर, एंड आई एम सो एडिक्ट टू यूट्यूब। बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और मैं तो अब तो खैर नेटवर्क मार्केटिंग को तो मैं मानो कहते हैं ना घोट के पी चुका हूँ, मुझे ऐसे लगता है। तो मैं जियो पॉलिटिक्स या वर्ल्ड न्यूज या फिर भी मैं नेटवर्क मार्केटिंग पे कुछ भी अच्छा मुझे दिखता है, या एक चैनल है आपको पता ही होगा सबको, चैट विद सुरेंद्र वत्स, उसके कितने सारे मैंने एपिसोड्स देखे। या डायरेक्ट सेलिंग पे एरिक बोरे, सोनू शर्मा, हर्षवर्धन जैन, सबके मैंने वीडियोस देख रखे हैं। और कई कईयों के तो 5-5 बार भी देखे होंगे। बट हम अगर किसी को वीडियो भेज देना कि भाई ये देखो, अरे टाइम नहीं मिला, देख नहीं पाए, ये वो, अरे इतने बहाने होते हैं। फिर मुझे लगता है यार आपको कंप्लेंट करने का राइट नहीं है फिर। करेक्ट। तो पहला कमिटमेंट है, दूसरा लर्निंग है, हम्म। और तीसरा है कि आपको ना ज्यादा आई थिंक हिसाब किताब जो लगाते हैं ना, मतलब वो लोग सक्सेसफुल नहीं हो सकते इस बिजनेस हम्म। में। ये बिजनेस दिल से करने का बिजनेस है, दिमाग से करने का नहीं। जो लोग, मैंने देखा है कई लोग एक एक रुपए का हिसाब लगाते हैं, और कई लोग पे आउट्स देखते हैं, भाई मैंने इतने का सामान भी तो लिया था, मेरा पे आउट आ गया तो कौन सी बड़ी बात है। हम्म। तो इतने का क्या सामान लिया था? अगर आपने 20,000 का सामान लिया, 30,000 का सामान लिया, या मैं कहता हूँ 50,000 का सामान लिया और आपको 20,000 आ गए, तो 20,000 उस सामान से कोई रिलेशन थोड़ी ना है आपका। वो तो आपको एक पॉकेट मनी मिली है, उसको तो आप स्पेंड करो टीम को और बढ़ाने में। आज तक भी ट्रस्ट मी, जितने भी मुझे पैसे आते हैं एटमी से, बेशक वो 1.5 लाख 2 लाख या वटेवर, आज तक जितने भी आए, मैंने आज तक अपनी जेब में नहीं रखे। मैं वापस उसी को री इन्वेस्ट कर देता हूँ, कैसे भी किसी भी फॉर्म में। एंड यू नो दैट हाउ आई डू दैट। तो मेरा विजन ही नहीं है, मेरे को अभी, मेरे को 2-3 लाख रुपए के लिए टचवुड में इस बिजनेस में नहीं आया। राइट, परफेक्ट। अच्छा, हमारे आईटीवी में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और इनफैक्ट इसके अलावा भी एक दो चीज़ें हैं। जैसे एक चीज़ बोली जाती है ऑटो सेल्स मास्टर, राइट? सो एक तो ऑटो सेल्स मास्टर का रोल क्या है, नंबर वन। नंबर टू, क्या ऑटो सेल्स मास्टर के बिना अगर जो लोग ये रैंक की चेज में रहते हैं कि एक रैंक किया, सेकंड रैंक किया, थर्ड रैंक किया, एंड विदाउट दे आर डूइंग एएसएम, तो इज इट पॉसिबल कि वो इंपीरियल तक जो है वो एक स्टेबल इनकम से पहुंच पाए? और कितना इंपॉर्टेंट रोल है एएसएम का? क्या एएसएम के बिना ये सब कुछ अचीव किया जा सकता है? देखो, ओवर ईटिंग से ना या तो वॉमिटिंग होगी या इंडाइजेशन होगा। सो मुझे भी यही लगता है, जो लोग इन्वेस्टमेंट कर करके करते हैं ना काम, कोई फायदा मुझे नहीं लगता ऑनेस्टली। 15-20% तक आप उसको कर सकते हो, बट जो लोग 100% या 80-90% तक उसको कर रहे हैं, दैट इज नॉट राइट। सो एएसएम की अगर मैं बात करूं, तो अगर जैसे फ्लाइट में हम लोग जाते हैं ना कभी, तो पहले फ्लाइट टैक्सी पर होती है, मतलब टर्मिनल पर होती है, फिर वो उसके बाद धीरे धीरे रनवे की तरफ आती है, और रनवे के बाद स्पीड पकड़ती है, फिर वो थ्रस्ट के साथ फ्लाइट अपना जो है हवा में जाती है, और लास्ट में जब वो क्रूज करती है और जो पायलट बोलता है कि भैया अब आप बेल्ट खोल दो, एंजॉय करो और अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचो। तो वो जो क्रूज मोड है ना, जहाँ पर वो बेल्ट भी खोल लो और अपना नाश्ता एंजॉय करो, ड्रिंक एंजॉय करो, तो दैट क्रूज मोड इज एएसएम। वेरी नाइस। उसके बाद आप एंजॉय करते हुए अपनी जर्नी पूरी करो, इम्पीरियल तक, क्या वो जो भी आपका गोल है। सो करेक्ट। उस मोड तक जाना पड़ेगा। और एएसएम के लिए कितना टाइम मिनिमम जो है किसी भी व्यक्ति को नॉन स्टॉप कंसिस्टेंट
एक्शन लेना ही लेना पड़ेगा, उसके बिना आप रुक नहीं सकते हो, मतलब कितना मिनिमम टाइम चाहिए? आई थिंक ASM is a journey of maximum 3 years. Maximum मैक्सिमम हाउ मच? 3 years. 3 years 3 इयर्स, 3 साल maximum. मैक्सिमम। ओके। मैं अभी सेल्स मास्टर पिछली 20 साइकिल से जा रहा हूँ लगातार, और उससे पहले भी जा सकता था इनफैक्ट बट आप कुछ। आई थिंक मेरे बाद में ऑटो सेल्स मास्टर बने हुए थे। एंड हाँ, मैं पिछली कुछ साइकिल्स मेरी मिस भी हो गई थी। राइट। कुछ इश्यूज थे, कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से कुछ मतलब अच्छा बिजनेस होते हुए भी मेरा सेल्स मास्टर मिस हो रहा था। तो 10 साइकिल्स तो मेरी 8-10 साइकिल्स तो मेरी ऐसे ही मिस हो गई। राइट। बट फॉर्चुनेटली अब पिछली 20 से 1 साइकिल से मैं लगातार सेल्स मास्टर जा रहा वेरी हूँ। नाइस। तो अगर आप 20 साइकिल्स को काउंट करो तो 10 महीने हो गए, और 4 साल में से अगर 10 महीने या उससे भी थोड़ा सा पहले का हम काउंट करें तो 3 साल आई थिंक इज इनफ। आपको पूरी कमिटमेंट के साथ, मुझे कोई रात को 2 बजे भी उठा के मीटिंग के लिए बोले, आई एम हैप्पी, मैं करूंगा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। राइट। सो सभी को ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एएसएम। अच्छा सर, आपको लीडर्स क्लब के बारे में आइडिया है? लीडर्स क्लब क्या हम्म। है, एंड लीडर्स क्लब का रोल क्या है, ये थोड़ा सा सभी ऑडियंस को बताइएगा। लीडर्स क्लब का रोल तो मुझे नहीं मालूम, बिकॉज मैं जब जाऊंगा शायद तभी पता लगेगा, और मैं आगे ज्यादा देखता नहीं। बट इतना मुझे पता है, जिसकी 60 लाख की इनकम होती है एनुअली, दे आर काउंटेड इन लीडर्स क्लब। तो राइट। उनका आई थिंक थोड़ा सा मतलब दे हैव अ से इन द कंपनी, वो अपने विचार रख सकते हैं। बाकी तो जब जाएंगे जब देखेंगे। करेक्ट। तो 3 क्लब होते हैं, मैं सभी लोगों को बता देता हूँ। एक होता है लीडर्स क्लब होता है, देन रॉयल क्लब होता है, क्राउन क्लब होता है। राइट। लीडर्स क्लब 60 लाख रुपए सालाना प्लस बनाते हैं, रॉयल लीडर क्लब लगभग 1 करोड़ 20 लाख प्लस बनाता है, और क्राउन लीडर क्लब लगभग 2.5 करोड़ के आसपास जो है वो एनुअल। राइट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अच्छा, एक पैटर्न मेरे को बताइएगा। एक तो बहस हमेशा मार्केट में छिड़ी रहती है कि ऑनलाइन इज बेस्ट और ऑफलाइन इज बेस्ट, तो व्हाट यू थिंक कि क्या आपके लिए बेस्ट काम कर रहा है? सो ऑनलाइन ऑफलाइन, व्हाट डू यू मीन बाय ऑनलाइन ऑफलाइन? यू आर टॉकिंग अबाउट मीटिंग और सेल? सेल 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 एट द एंड, सेल। यू नीड बिजनेस ना, राइट? सी मैंने देखा है कुछ हमारे टीम में भी ये प्रॉब्लम है, और मैं दूसरी टीम्स में भी देखता हूँ कि लोग ना ऑफलाइन सेल कर रहे हैं, और कई बार वो एक साथ प्रोडक्ट्स उठाते हैं, और रैंक के चक्कर में फिर उसको ऑफलाइन सेल करते हैं, फिर वो अगली रैंक के लिए फिर एक साथ सामान उठाते हैं। मैं बिल्कुल इसके खिलाफ हूँ, और आई डोंट थिंक इससे आप पैसिव इनकम एंजॉय कर पाओगे कभी भी। आप तो एक मेडिकल स्टोर खोल के बैठ गए एक किस्म से, सामान बेच रहे हो और उसके फिर नोट कर रहे हो किसके पीवी डालने हैं, किसका क्या हिसाब है। मेरा 1 रुपए का भी ऐसा बिजनेस नहीं। इट इज टोटली ऑनलाइन, और लोग अपनी मर्जी से और खुद ऑर्डर लगाते हैं। टोटल ऑर्गेनिक बिजनेस आता टोटल मतलब 100% ऑनलाइन है? 100%। ब्रिलियंट। तो मैं आप, 1 रुपए का भी सामान ऑफलाइन नहीं बेचता। तो आपने बेसिकली कंज्यूमर बेस और पार्टनर बेस बनाया कैसे? वो भी आपने ऑनलाइन बनाया? लीड जनरेशन एंड बिजनेस कैसे जनरेट किया? हाँ, वो एक देखो, हमारा जो शोरूम है ना, उसके फर्स्ट फ्लोर पे ही मैंने अपना एजुकेशन सेंटर बनाया हुआ है। सो उसमें आई थिंक बहुत रोल प्ले होता है हमारी शॉप का, जो इतनी पुरानी शॉप है तो फुटफॉल होता है। तो वहाँ पे भी हमने कुछ थोड़े बहुत प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं, और जो भी कस्टमर्स हमारे को अच्छे लगते हैं, अच्छे एज एन जो प्रोस्पेक्टिव लगते हैं थोड़े से, तो वी इंट्रोड्यूस एटमी टू देम। वहाँ से हमारे को अच्छी लीड्स मिल जाती हैं हमारी शॉप से ही। राइट। और कुछ पुराने कस्टमर्स हैं हमारे, सो पुराने बिजनेस का भी यहाँ पे बेनिफिट कुछ ना कुछ तो हमें मिला ही है। आपका मैक्सिमम और जो भी कई चीजें बेस है हैं जो वो मैटर जो है करती हैं प्रीमियम ऑनलाइन तो। सेगमेंट पे है, राइट? सॉरी। मैक्सिमम क्लाइंट बेस जो है वो प्रीमियम सेगमेंट पे है। अगर मेरा प्रीमियम सेगमेंट बिजनेस कर लेता और मेरे से सामान ले लेता ना, तो शायद आज मैं रॉयल मास्टर होता। ओके ओके ओके। उनको अभी समझ में नहीं आ रही इस बिजनेस की पावर। ओके ओके ओके। चलिए परफेक्ट। एक चीज और, मैक्सिमम जैसे बिजनेस है, अगर इसको हम लोग जैसे ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन की बात किया, अब आप हेल्थ पे ज्यादा फोकस्ड हैं या ब्यूटी पे ज्यादा फोकस्ड हैं? इसको बैलेंस कैसे करते हैं आप? किस साइड से आपको ज्यादा टर्नओवर जनरेट नहीं, होता है? मुझे बराबर आता है दोनों से। दोनों ही साइड से आता है? हाँ, मैं बता रहा हूँ, मैं ऑनेस्टली मैं पर्सनली कभी भी मैं ऑफलाइन कुछ मैं करता ही नहीं।
सब ऑर्डर्स खुद लगते हैं, कौन क्या लगा रहा है मुझे ये भी पता नहीं लगता। हीमो हिम का ऑर्डर लगता है तो पता लग जाता है, हाँ इतने पीवी इकट्ठे आते हैं, तो बाकी तो लगते रहते हैं ऑर्डर्स। नाइस नाइस नाइस। अच्छा एक चीज और समझाइएगा मुझे कि एक तो ये हम लोगों ने पता चल ही लिया है कि आप डायरेक्ट सेलर नहीं है। दूसरी चीज मेरे को ये भी पता चला हुआ है कि आपकी टीम में कोई डायरेक्ट सेलर नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद में जो है ये टर्नओवर कैसे जनरेट कर लेते हो, क्योंकि एक माइंडसेट मार्केट का तो यही है कि डायरेक्ट सेलिंग है, इट मींस यू नीड टू बी अ डायरेक्ट सेलर, और आपकी टीम में भी डायरेक्ट सेलर होना रिक्वायरमेंट है, या उससे आप वॉल्यूम जनरेट कर पाओगे, तो आप वॉल्यूम कैसे जनरेट करोगे? मैं अभी एक चीज बोल रहा था कि ना, मैं पहले साल मेरा बड़ा वेस्ट हुआ इस बिजनेस में, और वो वेस्ट होने में एक बहुत बड़ा रोल इस चीज का भी था कि मैं कोई डायरेक्ट सेलर ढूंढ रहा था। अच्छा। सबको लगता है यार कोई नेटवर्कर आ जाए तो गाड़ी यूं भागेगी, करेक्ट। बट होता ये है, और मैंने भी ये रियलाइज किया कि आप कोई छोटी मोटी कंपनी का भी कोई लीडर होता है ना, उसको भी ऐसे लगता है पता नहीं वो भी एटमी से बड़ी कंपनी में है शायद। तो इवेंचुअली मैंने बहुत सारे डायरेक्ट सेलर्स या नेटवर्कर्स के रिजेक्शन झेले और देखे। तो मैंने यही रियलाइज किया, मैंने कहा यार इनके इतने किस बात के नखरे हैं, इन्होंने भी तो कोई जीरो से ही शुरू किया होगा। ऐसा तो है नहीं कि ये पहले दिन से ही नेटवर्कर पैदा हुए थे और इनके नीचे टीम बनी हुई थी। हम्म। तो मैंने इस चीज को रियलाइज किया, मैंने कहा यार इनका तुम पीछा छोड़ दो अगर कुछ करना है तो, नहीं तो हमारा भी टाइम खराब होगा, और इन्होंने तो कुछ करना नहीं। इनको तो, मैंने अब कंपनीज का मैं नाम नहीं लेना चाहता यहाँ पर, बट मैंने ऐसे ऐसे, आपको पता ही है कैसे कैसे ब्रांड्स है मार्केट में। सो मैंने कहा यार छोटी मोटी ऐसी कंपनियों में काम करके इनमें इतना एरोगेंस है या इनमें एटीट्यूड है तो, और और हमारा भी कोई ऐसा स्टैंडर्ड तो नहीं है ना कि हम उनको चेज करते रहे। मैंने कहा छोड़ दो यार, खुद ही कर लेंगे। तो ये बात सही है कि मेरी टीम में डायरेक्ट सेलर्स नहीं हैं, हमने कंज्यूमर बेस पे ही काम किया है, और आई डोंट थिंक कि नेटवर्कर्स मैटर भी करते हैं। हम्म। आई थिंक वाइज कंज्यूमर्स मैटर करते हैं, जो प्रोडक्ट को अप्रिशिएट करें, जो प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करें और आगे भी रेकमेंड करें। और हमारा मोटिव यही रहता है कि हम कोई भी हमारी टीम में पॉजिटिव बंदा है, उसको हम फटाफट उसके पेआउट्स दिलवाएं, ताकि उसमें और भी क्यूरियोसिटी क्रिएट हो और वो भी आगे लोगों को रेफर करे। बट बाय गॉड ग्रेस हमारी टीम में कुछ लोग अभी लेटली आए हैं, जैसे राजस्थान से शक्ति सिंह है हमारी टीम में, जिसको थोड़ा एक्सपीरियंस है पुराना नेटवर्क मार्केटिंग दूसरी कंपनीज का। हमारी टीम में एक मिस्टर जयचुग हैं, जो एमवे से हम लेकर आए अपने साथ। सो अभी हैं दो तीन लोग ऐसे जिन्होंने किया है दूसरी कंपनीज में काम, और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारे साथ। करेक्ट। परफेक्ट। अच्छा हमारे इनकम के दो बड़े मॉडल हैं, एक है जनरल कमीशन वाला, दूसरा है मास्टरशिप वाला। इनफैक्ट जब हम्म। हर किसी ने शुरुआत किया तो डायरेक्टली आदमी मास्टरशिप को बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल समझ के चेज कर रहा था, राइट। उनका हम्म। फोकस जनरल कमीशन पे नहीं रहता था। सो व्हाट डू यू थिंक कि जनरल कमीशन और मास्टरशिप में जो है आपको क्या चेज करना चाहिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से? लॉन्ग टर्म के हिसाब से एवरी टाइम मास्टरशिप, एवरी टाइम। ओके। जनरल कमीशन इज इम्पोर्टेंट, बट मैं जनरल कमीशन को जब भी कोई नया बंदा आता है मैं उसको बोलता हूँ जेब खर्ची। कि आपको जेब खर्ची मिल रही है 4-4 हजार रुपए, उसको आप वाइजली इसी बिजनेस के लिए यूज करो। इट्स नॉट कि आप उसके आप सोचो ये तो मेरी इनकम आ गई। तो आप, मैं वही बता रहा था ना, जैसे सपोज किसी ने प्रोडक्ट लिए और उसको 4 हजार रुपए मिल गए, उसको लगता है यार उसने तो पता नहीं क्या अचीव कर लिया और इंपीरियल बन गया वो। तो मैं, जनरल कमीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। उस 4 हजार रुपए को आप उसी बिजनेस को बिल्ड करने के लिए यूज करो, रादर देन आप सोचो कि मेरे घर का खर्चा इससे चलेगा। हम्म। जब आप एएसएम बन जाते हो तो आई थिंक आप एक ऐसे ब्रेक इवन पॉइंट पर आ जाते हो जहाँ आपकी आपकी इनकम 1.25 लाख रुपए होती है। तब आप सोच सकते हो चलो यार 50-60-70 हजार रुपए या 80 हजार रुपए तक मैं अपने घर पे रखूं, बाकी 40 हजार अब भी मैं उस बिजनेस के लिए यूज करूं। सो उसके बाद जब जनरल कमीशन भी आपकी मतलब 24-24 लाख की मैचिंग आ रही है, या आपकी उससे 60-60 लाख की मैचिंग आ रही है, तब मजा आएगा जनरल कमीशन का। अब यहाँ 3964 रुपए कमाने थोड़ी ना आए हम। वेरी नाइस वेरी नाइस। परफेक्ट, थैंक यू सो मच। ओके। हमारे कंपनी में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको मैंने इनफैक्ट देखा हुआ है कि अगर परसेंटेज वाइज बात करें, हार्डली 2% लोग होंगे लीडर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हैं वो उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो, वो है लाइफ सिनेरियो।
लाइफ सिनेरियो का रोल क्या है, उससे कुछ फर्क पड़ता भी है या नहीं, या वो सिर्फ एक नॉर्मल नॉर्मल किताब है, क्या है वो? देखो, लाइफ सिनेरियो इज अ टूल आई वुड से। आप कोई भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री या कभी भी आप किसी मोटिवेशनल स्पीकर या जैसे जिम रॉन, एरिक वोरे, किसी को भी आप सुन लो, दे ऑलवेज से कि यू शुड राइट डाउन योर गोल्स। उससे क्वांटिफाई होते हैं आपके गोल्स, आपकी इमेज क्लियर होती है एंड आपका विजन क्लियर होता है व्हाट यू वांट एक्चुअली इन लाइफ। तो आप कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी क्या छोड़ो, आप लाइफ में अगर आपको कुछ अचीव करना है तो आप किसी भी अच्छे स्पीकर को या मोटिवेशनल स्पीकर को सुनोगे, दे ऑलवेज से आपको लिखना है। तो आई थिंक लाइफ सिनेरियो इज a tool which is a very good tool which Atomy has provided to accomplish that vision, कि आप लिखो ताकि आपका विजन क्लियर हो व्हाट यू वांट इन लाइफ। सो इट इज अ वेरी गुड टूल आई वुड से। सबको लिखना चाहिए एक बार तो एटलीस्ट। राइट, कितने लोग हैं यहाँ पे हमारे बीच में जो पार्टिसिपेंट्स हैं जो ऑलरेडी एडमी कर रहे हैं, कितने लोगों ने नंबर वन लाइफ सिनेरियो लिया है? अगर आपने लिया है तो उसके लिए बताइएगा, और अगर आप लिख चुके हैं तो उसके लिए बताइए कितने लोगों ने लिखा हुआ है। चैट पे बताइए जल्दी से, चैट पे यस और नो करके बताइएगा आपने लाइफ सिनेरियो लिखा हुआ। ओके, राइट, ग्रेट 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 ग्रेट। तो जिन्होंने नहीं लिया है लाइफ सिनेरियो, आप लिख, उन्होंने नहीं लिखा है लाइफ सिनेरियो आप लिखिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसके बिना आप वो शायद नहीं देख पाएंगे जो अजय सर और बाकी के जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, सक्सेसफुल का मतलब मैं एएसएम नामों की बात कर रहा हूँ, वो लोग कर रहे हैं, राइट। चलिए, अच्छा अजय सर, 2000, सॉरी, आप जो है अपने आप को इंपीरियल जो है कब तक विजुलाइज करते हैं? एक लाइफ सिनेरियो में आपने लिखा भी होगा, आई अंडरस्टैंड कि आपने अपनी टीम में क्राउन प्लान करे होंगे, बट डेफिनेटली इट इज डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली कनेक्टेड टू योर इंपीरियल आल्सो, राइट? सो एक सर्टेन डेट आपने प्लान करके रखी है क्या, एंड 2025 में भी आप अपना गोल बताइए। ऑनेस्टली मैं सच बताऊं तो मैंने ना तो कभी लाइफ सिनेरियो में इंपीरियल लिखा, ना मैंने कोई डेट डिसाइड की है, और ना मेरा अभी कोई गोल है इंपीरियल जाने का। मेरा एक ही गोल और मेरा मकसद रहता है कि मैं अपनी टीम में जो लोग जिन्होंने मेरे पे ट्रस्ट करके, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन जो नीडी हैं इस बिजनेस के, जो मेरे साथ बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो मेरा विजन सिर्फ यही रहता है मैं उनको एसएम तक लेके जाऊं। करेक्ट। और मेरा विजन यही है कि वो एसएम बने और उनकी लाइफ में चेंज आए मेरी वजह से अगर, तो मैं उसी में ही खुश हूँ। मेरे को इंपीरियल बनूंगा तो बन जाऊंगा। वेरी नाइस, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। और मेरा अगर इनकम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो मेरा टारगेट सेट है 2030 तक या उससे पहले आई हैव टू रीच अ लेवल ऑफ 1 लाख पर डे। उससे आगे मैं सोचता नहीं। हाँ, इट्स मोर देन सफिशिएंट। नहीं, उसके बाद 30 लाख यहाँ से आएगा, 30 दूसरी जगह से भी कमा लूंगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, ओके, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं इन पूरे एटमी में, और हर बोलना चाहिए इंडस्ट्री में होते ही इस प्रकार के लोग, अपॉर्चुनिटी उनको मिल गई है लेकिन उन्होंने आइदर एक्शन नहीं लिया है या फिर वो बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट नहीं है। सो वो क्या जो है मिस कर रहे हैं, क्या वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उनको 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 ये अपॉर्चुनिटी क्यों समझ में नहीं आ रही, वो कितना बड़ा लॉस जो है वो करने वाले हैं? लॉस तो पता है, मैं वैसे बहुत सारे लोगों ने ये सुना होगा कॉन्सेप्ट। मैं अपने कई बार लोगों से पूछता हूँ कि अगर आपको डेली सुबह 86,400 रुपये क्रेडिट हो जाए अकाउंट में, सुना है रितेश? नहीं नहीं नहीं, क्या है ये? अगर आपके सुबह डेली अकाउंट में उठते हो जब आप, आपके अकाउंट में 86,400 रुपये क्रेडिट हो जाए हाँ और सोते समय तक आपको रात को उसको बैलेंस को जीरो करना है, आपके पास बैलेंस नहीं रहना चाहिए अकाउंट में कुछ भी। हाँ अब आप उस पैसे से क्या करोगे बताओ? मतलब बैलेंस जीरो हो जाएगा। अगर आपके अकाउंट में 5,000 रुपये बच गए तो वो जीरो मिलेंगे आपको अगले दिन, लेकिन अगले दिन फिर 86,400 रुपये आ जाएंगे। ओके। सो सो उस पैसे से आप कुछ अच्छा करोगे या जुए में उड़ाओगे, दारू में उड़ाओगे, या क्या करोगे बताओ? या आप ऐसा करोगे कि कल को आने बंद हो जाए तो कुछ मैं अपने लिए एसेट बिल्ड कर लूं? तो कैसे यूज करोगे उस 86,400 रुपीज को रोज? डिपेंड्स, मतलब मैं मेरा बताऊं तो मैं डेफिनेटली चाहूंगा कि कुछ मल्टीपल सोर्सेज हम लोग तैयार कर लें। कुछ अच्छे से यूज करें उस पैसे को, मतलब रादर देन वेस्ट सेट्स पे। करें, इन्वेस्टमेंट करें वैसे तो।
लॉजिक वही है कि भगवान हमारे अकाउंट में, जैसे चेतन जी ने लिखा है, भगवान हमारे अकाउंट में डेली 86,400 सेकंड क्रेडिट कर देता है। ओके, नाइस। और टाइम इज मनी, सो लोग वेस्ट कर रहे हैं उसको। कुछ लोग इस परसेप्शन में हैं कि वो सारी जिंदगी काम कर सकते हैं, और कुछ लोग इस परसेप्शन में हो कभी मरेंगे ही नहीं। हम्म। तो वो पैसे को और टाइम को वेस्ट कर रहे हैं रोज मजे से। तो तो हम उस 86,400 जो सेकंड्स हमारे को भगवान क्रेडिट करता है अकाउंट में, हम उसको यूटिलाइज करने की कोशिश करते हैं। मेरे को तो हर दिन प्रोडक्टिव होना चाहिए मेरे लिए, और आज से नहीं, नॉट आफ्टर एट, नहीं, शुरू से, पहले से ही। मेरे को बिजी लोग समझ ही नहीं आते, मुझे प्रोडक्टिव लोग समझ में आते। करेक्ट करेक्ट, कितनी कितनी बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है वो सर ने बोली। ये बात सेशन से अगर कोई इतना सारी चीज लेके चला जाएगा ना, उनके ये जो एक्सक्यूजेस होती हैं, राइट, कि मेरे पास में टाइम नहीं है, वो सारी चीजें मेरे ख्याल से खत्म होती है अगर टाइम सबके पास है, प्रायोरिटी नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूँ बिजी पीपल हैव टाइम फॉर एवरीथिंग, रेस्ट ऑल हैव एक्सक्यूजेस। मुकेश अंबानी के पास हर चीज के लिए टाइम है, हमारे पास नहीं है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। वेरी नाइस, परफेक्ट। ऑलराइट, नेक्स्ट हम लोग आते हैं। मतलब एडमी का बिजनेस कर रहे हैं काफी लोग ऐसे हैं जिनकी टीम में लेडीज का बहुत ज्यादा टीम साइज है, ठीक है, बिकॉज ऑफ कॉस्मेटिक। और काफी लोग ऐसे हैं जिनकी टीम में जेंट्स का बहुत ज्यादा टीम साइज है। तो व्हाट डू यू थिंक कि व्हाट इज द राइट स्ट्रैटेजी फॉर दिस, क्या होना चाहिए? आई थिंक मैं मेरा बिजनेस में देखता हूँ कई बार अराउंड 50% लेडीज है मेरे ग्रुप में। ठीक है। 50-50 है ऑलमोस्ट। और आई थिंक लेडीज के लिए इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, और मुझे ऐसा लगता है लेडीज जो सक्सेसफुल इस बिजनेस में हो सकती है ना, वो जेंट्स भी नहीं हो सकते। लेडीज को बिजनेस करना है तो कई बार लेडीज के पास शायद इन्वेस्टमेंट उतनी नहीं होती बिजनेस करने की। सपोज 50 लाख रुपए का कोई बिजनेस डाल के शुरू करना है, शॉप खोलनी है, शोरूम खोलना है, या सपोज 20 लाख ही डालना है या 30 लाख ही डालना है। वट आई पर्सनली फील, किसी लेडी पे घर वाले उतना ट्रस्ट नहीं करेंगे, तो उसके पास एक तो इन्वेस्टमेंट के लिए उतना पैसा नहीं, लेडीज के पास नहीं होता। व्हाट आई पर्सनली फील। और अगर है भी सही और घर वालों ने ट्रस्ट करके दे भी दिया हो 30, 40, 50 लाख रुपया बिजनेस करने को, और वो नुकसान कर बैठी, तो सारी जिंदगी सुनना पड़ेगा घर में। और यही अगर जेंट्स ने कर दिया, डूब गया पैसा किसी इन्वेस्टमेंट में, मतलब कहीं भी उसने बिजनेस शुरू किया, लॉस हो गया, बर्बाद हो गया, उसको कोई कुछ नहीं कहता। तो आई थिंक एक तो लेडीज के लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी इसलिए अच्छी है कि ना तो यहाँ पे कोई लॉस है, ना कोई रिस्क है, ना कोई लाइबिलिटी है। फ्री का बिजनेस है। मैं तो बोलता हूँ इट्स अ फ्री अपॉर्चुनिटी। तो फिर तो करना चाहिए। सेकेंडली, लेडीज ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, दैट इज वंस अगेन अ पॉइंट विच हैज टू बी लाइक बेस्ट पॉइंट के। कॉस्मेटिक्स हैं या घर के जो प्रोडक्ट्स हैं, वो मोस्टली लेडीज ही उसकी इंचार्ज होती हैं खरीदने की। सो लेडीज ओरिएंटेड बिजनेस तो है, अगर लेडीज इसको करेंगी और उनका अगर एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट है, तो नथिंग कैन बीट देम। नाइस नाइस, बहुत बढ़िया। कितने लेडीज हैं हमारे बीच में इस सेशन में, एक बार चैट पे बताइए। इनफैक्ट जो हमारे इंपीरियल्स हैं, इंपीरियल्स में भी ऐसा बोला जाता है जितने नंबर ऑफ इंपीरियल्स हैं उनमें से मैक्सिमम लगभग लगभग 70% जो है वो लेडीज है, राइट। सो सभी सक्सेसफुल, आप सभी लोग जो है वो फ्यूचर इंपीरियल्स बनने वाले हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दिस, राइट। चलिए, ओके, ये तो आपने कवर कर ही दिया है। मैं जो है उस पर दोबारा नहीं जाना चाहूंगा। एक क्वेश्चन मेरा था रिगार्डिंग कि जो जॉब लोग कर रहे हैं वो जॉब में किस तरीके से मैनेज करें। तो आई अंडरस्टैंड कि बहुत सारे लोगों का जॉब होता है एकदम 8 10 to 6 का रहता है, राइट, और उनको करना भी है और नहीं कर पा रहे हैं, तो इस सिचुएशन में वो कैसे इसका जो है वो सोल्यूशन निकाल सकते हैं? यस सर। सॉरी, मेरा वो नेट 1 मिनट के लिए डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ, सो बताइए प्लीज। एक सेकेंड, आप तो को होस्ट पे। ओके, परफेक्ट। थैंक यू लक्ष्मी। सो मैं ये बोलना चाह रहा था कि क्या मैं क्वेश्चन पूछ रहा था, मैं भूल गया एक बार।
राइट, मैक्सिमम ऐसे लोग हैं हमारे बीच में जो जॉब में बहुत ज्यादा स्टक है, बहुत टाइम से स्टक है, एंड वो बहुत डिस्परेटली करना चाहते हैं, लेकिन उनके हाथ से टाइम बहुत फ्रिक्वेंटली जो है वो निकलता जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे लोगों को क्या मैसेज आप देना चाहेंगे कि वो किस तरीके से एटमी से एटलीस्ट एक पाइपलाइन जो है वो पैरेलल क्रिएट कर सकते हैं? मतलब आपके कहने का मतलब है जॉब से उनको टाइम नहीं मिल पा रहा, मिल ही नहीं पा रहा है, टाइम ही नहीं है। तो फिर तो आई और थिंक उनको मैं करना तो है, उनको करना भी है, ये भी उनका इंटरेस्ट फील्ड भी है, उनको करना है, बट नहीं निकाल पा रहे हैं टाइम। 10 से 6 उलझ गए या ऐसा कोई भी टाइम उलझ गया तो टाइम। 10 से 6। 10 से 5, आई 10 से थिंक जो भी एक टाइम तो बता। 6 बजे के बाद तो यार आराम से काम कर सकते हैं, लाइक 7 बजे आके भी कर सकते हैं काम तो। करेक्ट। सो हम भी 10 से 8:30 तक तो हमारा भी होता ही है शोरूम, बट हाँ ठीक है, मेरे ऊपर कोई ऐसी वो नहीं है लाइबिलिटी कि मेरे को मतलब किसी को मैं आंसरेबल नहीं हूँ, मैं अपनी मर्जी से जाता हूँ और अपनी मर्जी से आता हूँ। नाइस। बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि 10 से 6 तो मतलब इजीली काम हो सकता है। 7 अभी हम 9 बजे 10 बज रहे हैं, हम भी तो कर रहे हैं ना काम। करेक्ट और करेक्ट आजकल मुझे ऐसा लगता है लोग डिजिटल चीजों का फायदा ही नहीं उठाते। हम भी तो जूम का फायदा उठा रहे हैं। करेक्ट। अच्छा, मैंने ये भी देखा हुआ है आपका डिजिटल प्रेजेंस बहुत ज्यादा है फेसबुक पे, इनफैक्ट मैं बहुत फॉलो करता हूँ आपकी पोस्ट को, और बहुत ज्यादा वैल्यूएबल जो है इनपुट्स आपके रहते हैं, राइट? उससे कुछ बेनिफिट होता है डिजिटल जो आप एक्टिविटीज करते हैं उन सारी चीजों से? एक्चुअली ना, मैंने जब इस बिजनेस को शुरू किया, मैं लोगों को मीटिंग्स के लिए बुलाता था, नहीं आते थे। और बहुत सारे मतलब इश्यूज थे, तो मैंने को लगा यार लोगों को शायद इस इंडस्ट्री के बारे में हमें भी गलत परसेप्शन था। मुझे लगता था ये परसेप्शन करेक्शन बहुत जरूरी है। एंड सिंस हमारा एजुकेशन सेंटर है और हम लोग एक एजुकेशन, हमारी मुझे लगता था रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस इंडस्ट्री की परसेप्शन को ठीक करें। तो आपने कभी नोटिस किया होगा मेरे मोस्ट ऑफ द मेरे पोस्ट जो होते हैं ना, मोस्टली एजुकेशनल पर्पस से बने होते हैं, जो मैं खुद भी लिखता हूँ पोस्ट, कि करेक्ट भाई सामने वाला बिजनेस करे चाहे ना करे, उसको ये पता होना चाहिए बिजनेस ठीक है, गलत नहीं है। करेक्ट। तो मैं अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाता हूँ या फेसबुक पे या जहाँ भी डालता हूँ, तो मैं एक मैसेज कन्वे करने की कोशिश करता हूँ कि भैया हम तो सही कर रहे हैं, और आप अगर आपको ये छोटा बिजनेस लगता है ना, तो मैं सबको चैलेंज करता हूँ, आप बता दो आप इससे बड़ा बिजनेस करते हो तो, या आप कुछ भी इससे बड़ा करते हो तो बता दो। मैं हमेशा बोलता हूँ दिस इज योर स्मॉल येट लार्ज स्केल बिजनेस। मैं ओपनली चैलेंज करता हूँ, यहाँ जितने भी लोग जूम पर हैं या जितने भी लोगों को मैं पर्सनली जानता हूँ, एक भी बंदा बोल दे मेरा काम इससे बड़ा है, नाइस, वेरी नाइस। और वो पता नहीं कैसे छोटा समझते हैं इस काम को। प्रॉब्लम ये है लोग ना, आप आप यहाँ पे अगर 324 लोग या 325 लोग हैं, अभी मैं जनरली लोगों से पूछता हूँ आप फोन यूज करते हो, सब बोलेंगे यस करते हैं। या जनरली इनकी बात, हम आप लोग अपनी क्या बात करें, जनरली बात मैंने आज तक जिससे पूछा है, फोन यूज करते हो, बोलते हैं यस। मैं पूछता हूँ आप इंटरनेट यूज करते हो, कहते हैं यस। मैं कहता हूँ कैसे, वो नहीं पता। उनको ये नहीं पता फोन और इंटरनेट उनको यूज कर रहा है, सारा दिन रील्स देख रहे हैं इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे और टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और हम उस चीज को प्रोडक्टिवली यूज कर रहे हैं कि भैया हम अपना मैसेज कन्वे कर रहे हैं या प्रोडक्ट नॉलेज दे रहे हैं, हम अपने जो भी इवेंट्स हैं या जो भी एटमी रिलेटेड हमारी जानकारी है उसको कन्वे कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है यार ये बिजनेस सिर्फ जबान यूज करने का बिजनेस है, वेरी नाइस। वो भी यूज नहीं करते लोग। फिर वो अपना दिमाग भी यूज करना है, हाथ पैर भी यूज करने हैं, फिजिकल मेहनत करनी है। तो अगर आप अपनी जबान भी यूज नहीं कर सकते तो आप क्या करो। और जबान तो क्या, सोशल मीडिया इतनी बड़ी पावर है आज के दिन, कि अगर मैं एक पोस्ट डाल रहा हूँ, आपको भी पता है कि मैंने एक फेसबुक पे ग्रुप भी बनाया था अभी, उस पे भी आज मेरे ख्याल 7,000 के आसपास लोग हैं। या मतलब मैं अगर व्हाट्सएप पे भी डाल रहा हूँ या कहीं भी डाल रहा हूँ, अगर मैं एक पोस्ट डालता हूँ और मेरे घर बैठे अगर उस पोस्ट की रीच 10,000 लोगों तक जा रही है और वो भी ग्लोबली, तो सोशल मीडिया इज अ गोल्ड माइन। लोग शर्माते हैं एक पोस्ट डालने में भी कि यार पता नहीं सामने वाला क्या सोचेगा मेरे बारे में। अरे भाई वो जो सोचेगा सोचने तो, आप अपना काम करो ना। उससे कभी जरूरत पड़े तो 5 लाख रुपए मांग के देख लेना, पता लग जाएगा वो क्या सोचता है। वो क्या सोचेगा ये भी हम सोचेंगे, तो वो क्या सोचेगा भाई। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो आप पोस्ट मतलब मार्केटिंग का काम दिया है हमारे को, वो हम नहीं कर सकते, हाँ। लोग इतना शर्माते हैं।
मेरा तो जिस दिन पहला पे आउट आया था ना, उससे पहले मैं भी शर्माता था यार, पता नहीं लोग क्या कहेंगे, क्या काम कर रहा है। मेरे को 2 पे आउट आया, मैंने कहा ऐसी तैसी करा गई शर्म, अपना बिजनेस है, प्रमोट करो। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत बहुत बढ़िया लगा ये। कौन बोल रहा है? ये वो बोल रहे हैं जो एक सक्सेसफुल बिजनेस चला रहे हैं, उसके बाद में उनका जो पहला पे आउट आया था उस पे उनका जो है ये ओपिनियन है। अच्छा, आप लोगों का अभी तो जैसे मैंने बातों में ऑब्जर्व कर ही लिया कि आपका पर्पस क्या है, राइट? आप लोगों का वाई एंड पर्पस कैसे क्लियर करते हैं? बहुत सारे लोगों को समय लग जाता है क्योंकि नया आदमी रहता है तो उसको और ही उसका विजन, उसका वाई, उसका पर्पस क्लियर करने में टाइम लग जाता है। आप कैसे उसको काउंसिल करते हैं? हम ज्यादा दिमाग नहीं लगाते अब लोगों पर। मैं बता रहा हूँ ना, अब एक ना, मैंने एक वीडियो देख रहा था मैं, उसमें स्टेजेस ऑफ मार्केटिंग होता है। तो पहला स्टेज स्ट्रगल होता है, उसमें एक फेज आता है सिलेक्टिव हो जाते हो आप, और एक फेज आता है सेलिब्रिटी हो जाते हो आप। तो सिलेक्टिव में आप सिलेक्ट करते हो आपने किसके साथ काम करना है, और सेलिब्रिटी में लोग आपको ढूंढते हैं कि आपके साथ काम करना है, जैसे हमारे सेलिब्रिटीज होते हैं। तो स्ट्रगल फेज ओवर हो गया है मुझे लगता है, तो अब हम सिलेक्टिव हो गए हैं, वाई जिसका क्लियर है तो हम उसी के साथ ही काम करते हैं। इतनी एनर्जी नहीं है कि अब हम उसका वाइट वाई क्लियर करें। नाइस, 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 बहुत 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 बढ़िया अप्रोच। तो अजय सर का क्लियर पैटर्न है कि जिस व्यक्ति को बिजनेस बेसिकली समझ में आ रहा है वो ज्यादा इस चीज में, आप बेसिकली कन्विंस नहीं करते सामने वाले को, राइट? यार ये क्यों। बिल्कुल, मैं अगर किसी को फोन कर दिया कभी और उसने मेरा फोन नहीं उठाया तो मैं उसको दूसरा कॉल नहीं करता। नेवर। पहले तो मैं करता ही नहीं कॉल किसी को बिजनेस समझाने के बाद। नो फॉलो अप, मेरी डिक्शनरी में है ही नहीं फॉलो अप। अगर वो खुद चल के आ रहा है तो वेल एंड गुड। और कभी किसी ने मेरा फोन नहीं उठाया तो मैं उसको दोबारा कभी कॉल नहीं करता, वो उसकी बैड लक है उसका कि उसको समझ में नहीं आया। बहुत वो बढ़िया। हमारा बैड लक नहीं। तो मतलब हम अपना एटलीस्ट वो एटीट्यूड कैरी करें कि हमारे पास में बहुत बढ़िया चीज है और सामने वाले को समझ में नहीं आ रही, वो एक उसका लॉस है। समझ में आ जाएगी उसको भी एक दिन। हमारे अपलाइन है रघुपति सर, वो बोलते हैं लोग, आपकी लाइफ चेंज होगी, लोग बकरी की तरह पीछे आएंगे। तो आएंगे वो भी बकरी की तरह पीछे। वेरी गुड। चलिए सर, लास्ट मैं आपसे एक 10 मिनट आपको देना चाहता हूँ, 5 मिनट। आप बताइए कि जो लोग एक बड़ा ड्रीम लेके इस बिजनेस में आए थे, बहुत सारे रीजन रहे होंगे। कोई आया था, उसने अटेम्प्ट किया, उसको चीजें वैसी कन्वर्ट होती नहीं दिखाई दी, उसको छोड़ दिया या उसने स्टॉप किया, ठीक है? ऐसे ढेर सारे लोग हैं, दे आर स्टिल इंटरेस्टेड, वो अभी भी काम करना चाहते हैं। और एडमियन एडमी और ये इंडस्ट्री में ऐसे लोग हैं, बेसिकली इसको बोला जाता है ना, दिस इज अ बकेट विद अ होल, राइट? ये इंडस्ट्री वैसी है। सो वो लोग जो रुके हुए हैं बट कुछ कर नहीं चाह रहे हैं और उनके सपने बड़े हैं, उनको आप क्या मैसेज पास करना चाहिए? उनको क्यों होल्ड करना चाहिए और क्यों एक्शन करना चाहिए? एक्चुअली ना, मुझे ऐसा लग रहा है जो लोग छोड़ते हैं या चले जाते हैं या सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे, उसका एक सबसे बड़ा रीजन पर्सनली मुझे ऐसा लगता है, और हो सकता है वो अपनी जगह ठीक हो, बट मुझे ऐसा लगता है जो लोग पैसे के लिए इस बिजनेस में आए हैं ना, मैं सबको बोलता हूँ कि अगर आपने पैसे कमाने हैं तो आप एटमी मत करो, मत करो एटमी, बिकॉज एटमी में पैसे नहीं आते, काम करना पड़ता है। और पैसे को भूल के काम करना पड़ता है, लोगों की लाइफ में वैल्यू एडिशन करना पड़ता है, उनके पे आउट्स पे काम करना पड़ता है, उनके अकाउंट में पैसे आने चाहिए, ये आपको इंश्योर करना पड़ता है। जैसे अभी मैं बता रहा था, मैं अपनी मदर का अकाउंट कभी खोल के भी नहीं देखता, बिकॉज मेरे पास 2 फोन है, तो एक में मेरी सिस्टर वाला अकाउंट लॉग्ड इन रहता है, एक में मेरा रहता है। मम्मी का तो मेरे को आईडी नंबर आज तक नहीं पता। तो मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो, मेरे को एक दो लोगों ने बोला यार इसमें पैसे नहीं आते। एक लेडी मुझे मिली पीछे, पता नहीं इसमें पैसे आते हैं कि नहीं आते। मैंने कहा आपको किसने बोला इसमें पैसे आते? पैसे तो आते ही नहीं। काम करना पड़ता है बिना सोचे के पैसे आएंगे, और पैसे आएंगे तो रुकेंगे नहीं, पूरी लाइफ आएंगे। तो कुछ लोग जो है ना, वो पहले दिन से पैसा का माइंडसेट से जो आते हैं वो निराश हो जाते हैं, और ऑनेस्टली एटमी में इतनी जल्दी पैसे नहीं आते, बिकॉज हम यहाँ पे ना तो कोई किट बेच रहे हैं, ना कोई ऐसा प्रोडक्ट बेच रहे हैं जो हमारे को इंस्टेंट मनी मिले। तो 2 तरह के बिजनेस मॉडल्स हैं, एक एक है हंटिंग और एक है फार्मिंग। हंटिंग में कई सारी कंपनीज किट बेच रही हैं, या एक सिंगल प्रोडक्ट लाखों रुपए का बेच रही हैं, और वो मुर्गा ढूंढ रहे हैं, या कोई क्रिप्टो करेंसी में घुसा हुआ है, तो वो हंटिंग बिजनेस है, वो रोज मुर्गा ढूंढ रहे हैं, मुर्गा काट के खा लिया। हमारा है फार्मिंग बिजनेस। हम यहाँ पर ऑर्गेनिक कस्टमर्स बना रहे हैं, और कस्टमर बेस। अच्छा, एक चीज बताता हूँ, मैंने आज तक अपने किसी भी पार्टनर को या कस्टमर को
टूथब्रश टूथपेस्ट से ज्यादा खरीदने को नहीं बोला। सिर्फ दो प्रोडक्ट मैं बोलता हूँ कि भैया अपना टूथब्रश और टूथपेस्ट चेंज कर लो। कम टू एटमी प्लेटफॉर्म। ना तो इससे आपका बजट बिगड़ रहा है दो प्रोडक्ट से, ना आप कुछ एडिशनल खरीद रहे हो सकता है आप हीमोइम नहीं लेते, या हो सकता है आप पोमीग्रेनेट जेली या प्रोबायोटिक्स नहीं लेते, आपको लगेगा यार ये तो एडिशनल खर्चा है। बट अगर कोई 20,000 कमाने वाला है, 15,000 20-25,000 कमाने वाला भी बंदा है ना, तो टूथब्रश टूथपेस्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है जिससे ना तो उसका बजट इफेक्ट हो रहा है, ना वो कुछ एडिशनल खरीद रहा है। तो जब वो एटमी प्लेटफॉर्म पे आ जाता है, उसको जब ये लगता है कि यार ये तो बड़ी चीज नहीं है मेरे लिए, और जब वो एटमी प्लेटफॉर्म पे आ जाता है, इनफैक्ट मैं अपना बता रहा हूँ कि मैंने कुछ ऐसे कस्टमर्स बनाए वो टूथब्रश टूथपेस्ट से शुरू हुए थे और आज वो हीमोइन भी लेते हैं। तो लोग ना पहली बॉल पे छक्का मारना चाहते हैं, कहीं हीमोइन बिक जाए और एकदम पैसे आए और ये हो जाए वो हो जाए। इट्स नॉट लाइक दैट। ये एटमी ऑर्गेनिक बिजनेस है, इसको स्लोली बिल्ड करो 3-4 साल तक, एंड यू विल सी योर लाइफ चेंजिंग। वेरी नाइस, वेरी नाइस। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इनपुट दिए हैं सर ने, क्योंकि ये माइंडसेट हर किसी का जो है वो होता ही है। कहीं ना कहीं बीच बीच में आदमी डाइवर्ट होता है, उसको लगता है कि बिजनेस नहीं आ रहा है, बिजनेस नहीं आ रहा है, तो वो फोकस अपना शिफ्ट करता है और उसको लगता है ये। तो वो जो शुरुआत की मेहनत है जो बेसिकली बहुत ज्यादा लगती है, उसको अगर हम लोग ना बचाएं, उसमें हम लोग कंज्यूमर बेस बनाने पे और इस सब चीजों में अपना समय खर्च करें, तो बाकी जो 3 साल बाद वाला बड़ा वॉल्यूम है हमको जो है देखने को मिलेगा। करेक्ट। चलिए, परफेक्ट। सो हम लोग जो है